गन शूट की आवाज सुनकर सभी सामने देखने लगते हैं। टाइगर के हाथ में गन थी और उसने सामने एक बॉडीगार्ड पर शूट किया था। ये वही बॉडीगार्ड था जो रुद्रांश के साथ वीडियो कॉल में कनेक्ट था। उस बॉडीगार्ड के पकड़े हुए फोन पर शूट हुआ था, जिससे बस फोन गिरा था, उसे कुछ नहीं हुआ था। इधर रुद्रांश के फोन पर अंधेरा छा चुका था। टाइगर अपने कान से ब्लूटूथ निकालकर सामने देखकर बिना भाव के बोलता है, यहाँ की सारी बात बाहर लिंक की जा रही थी तो मैंने। उसके इतना बोलते ही किंग टाइगर की पीठ पर थपथपाते हुए बोलता है, मुझे पता है टाइगर, तुम कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। बोलते ही किंग अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है तो उसके बॉडीगार्ड रुद्रांश के बॉडीगार्ड को लेकर चले जाते हैं। किंग अब टाइगर की पीठ से हाथ हटाता है। डी भी इस वक्त टाइगर को देख रहा था। किंग अब फिर से अपनी चेयर पर बैठता है और दोनों को एक बार देखकर बोलता है, मैंने बहुत सोचा इस बारे कि तुम दोनों में मैं किसे चुनूं, लेकिन मुझसे नहीं चुना जाएगा क्योंकि तुम दोनों ही सुपर बेस्ट हो। इसलिए अब चुनना तुम दोनों के हाथ में है। ये सुनकर डी और टाइगर कुछ रिएक्ट नहीं करते, पर सामने खड़े माफिया से जुड़े लोग ये सुनने के लिए बहुत उत्साहित थे। किंग अपने शब्दों को बोलना शुरू करता है, मेरी शर्त यह है कि मेरी नातिन सहस्त्रा बजाज से जो शादी करेगा वही माफिया वर्ल्ड का नया किंग होगा। जैसे ही डी यह सुनता उसके तो कान में बार बार यही बात गूंजने लगती है। डी अपनी आंखें बंद करता है तो उसकी आंखों के सामने एक ही सीन चलता है। एक लड़का और लड़की एक दूसरे के बहुत करीब होकर खुश थे। लड़का का लड़की को बाहों में भरना, लड़की का मुस्कुराना, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो डी के सामने चल रही थी। वही टाइगर ये सुनकर कुछ रिएक्ट नहीं करता। माफिया वर्ल्ड के लोग हैरानी भरी नजरों से किंग को देखते हैं, पर उसमें से कोई भी किंग के फैसले पर सवाल नहीं कर सकता था। किंग अपने फैसलों को फिर एक सुनाता है, 1 हफ्ते का वक्त है तुम दोनों के पास फैसला लेने के लिए। 1 हफ्ते बाद हम सब यही मिलेंगे नए किंग के फैसलों के साथ। बोलते ही किंग उठता है और जाने लगता है। वही डी सर्द नजरों से किंग को देखने लगता है। टाइगर भी अब वहां से जाने लगता है। तभी उसे डी की आवाज आती है, टाइगर। डी की आवाज जैसे ही उसके कान में पड़ती है, टाइगर के कदम रुक जाते हैं। डी अपने कदम बढ़ाकर टाइगर के पास खड़ा होता है और कहता है, बेस्ट ऑफ लक। टाइगर अपनी भौहें चढ़ाए डी को देखता है, फिर कहता है, सामने वाले से इतना भी डरना नहीं चाहिए कि उसे इस तरह विश किया जाए। डी हंसते हुए जवाब देता है, डर और मुझे? शायद टाइगर को ये नहीं पता है कि डर का दूसरा नाम ही डी है। डी के बस एक परछाई से लोग डरते हैं। टाइगर डी के बात पर कुछ रिएक्ट नहीं करता और बोलता है, ओके फाइन, मिलते हैं नए किंग के साथ। इतना बोलते ही टाइगर आगे बढ़ जाता है। बाहर जाकर वह अपनी कार में बैठता है और फोन पर किसी को कॉल करके कहता है, गोवा की पूरी फ्लाइट बुक करो। इधर ध्रुवंश सिगरेट के कश लिए जा रहा था। दर्श और रोनी उसे देखे जा रहे थे। अव्यान उन सब के साथ मौजूद नहीं था। रात के 9 बज रहे थे। जब ध्रुवंश बहुत देर तक कुछ नहीं बोलता तो दर्श सवाल करता है, क्या हुआ है चैंप, डैड ने क्या कहा? ध्रुवंश गुस्से से सिगरेट को फेंक कर कहता है, उस बुढ़े का फैसला यह है कि उसकी नातिन से जो शादी करेगा वही किंग बनेगा। उसका दिमाग खराब हो गया है। माफिया वर्ल्ड में फैमिली मेंटर कहाँ से आ गया? दर्श पहले तो ध्रुवंश को घूर कर देखता है, फिर उससे नजरें हटाए कहता है, किंग हमेशा ऐसे को बनाया जाता है जो किंग का फैमिली मेंबर है वो खुद किंग चुनता है। मेरी फैमिली में मैं, दिशा और दिया थे, जिसमें डैड ने मुझे बनाने का सोचा था, बट मैंने साफ मना कर दिया था। अब शायद दिया का कोई बेटा नहीं है, इसलिए उसकी बेटी से शादी करने वाले को किंग बनाया जा रहा है। ये सुनकर ध्रुवंश कहता है, मुझे किसी से कोई शादी नहीं करनी, नहीं बनना कोई किंग विंग। बोलते ही ध्रुवंश कमरे से निकल जाता है। वही दर्श और रोनी ध्रुवंश को जाता हुआ देखते रह जाते हैं। किंग का विला। सहस्त्रा गार्डन में बैठी चांद को देख रही थी जब से किंग ने उसे ये बताया है कि उसकी शादी अगले हफ्ते होगी, पर दूल्हे का अभी पता नहीं है। पर किंग ने दोनों की ही तस्वीर सहस्त्रा को दिखाई थी। सहस्त्रा दोनों तस्वीर को देखती है, पर उसे दोनों की तस्वीर को देखकर बहुत बेचैनी हो रही थी। वह ये शादी नहीं करना चाहती थी, पर उससे इतना प्यार करने वाले नाना जी के वह खिलाफ भी नहीं जा सकती थी। सहस्त्रा इन्हीं ख्यालों के साथ सोफे पर अपने गोद में एक मॉल्टीज डॉग लेकर बैठी थी। तभी अचानक वह मॉल्टीज डॉग सहस्त्रा के पकड़ से छूटकर भागने लगती है। उसे भागने से सहस्त्रा होश में आती है। सहस्त्रा उसे रोजिया बुलाते हुए उठकर उसके पीछे जाने लगती है। रोजिया तेज भागते हुए जाने लगती है। सहस्त्रा भी उसे पकड़ने के तेज भागती है। रोजिया जब रुकने का नाम नहीं लेती तो सहस्त्रा कहती है, रोजिया प्लीज स्टॉप। सहस्त्रा अब विला के पिछले हिस्से में चली जाती है जो बिल्कुल अंधेरा था, पर चांद की हल्की रोशनी उस पर पड़ रही थी। सहस्त्रा भाग ही रही थी तभी वह किसी से टकरा जाती है। टकराते ही वह इंसान उसे कमर से पकड़ लेता है। सहस्त्रा डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर कुछ वक्त तक जब उसे एहसास होता है कि किसी ने उसे पकड़ा हुआ है तो वह अपनी आंखें धीरे से खोलती है। सामने वाले इंसान को देखकर उसे पहचानने की कोशिश करती है।
पर वह पहचान नहीं पाती क्योंकि उस इंसान ने इस वक्त अपने चेहरे को काले कपड़े से कवर करके रखा था जिसमें बस उसकी आंखें दिख रही थी जो बिल्कुल खाली सी थी। सहस्त्रा उसके आंखों में पूरी तरह से खुद को खो देती है। सहस्त्रा को वो आंखें बहुत ज्यादा जानी पहचानी लग रही थी लेकिन उसे याद ही नहीं आता कि उसने इन आंखों को कहाँ देखा है। वह इंसान सहस्त्रा को सही से खड़ा करता है तभी रोजिया भौंकते हुए आने लगती है। वह इंसान बिना किसी को देखे रस्सी पेड़ पर फेंकता है। हुक की वजह से वह अटक जाता है। उसके सहारे वह दीवार पर बहुत तेज से चढ़कर उस पार कूद जाता है। रोजिया दीवार के सामने भौंकते रह जाती हैं और सहस्त्रा उसे देखती रह जाती है। सक्सेना हाउस। ध्रुवंश अपने कमरे में सोफे पर बैठा हुआ विलन बजा रहा था। इस वक्त उसकी आंखें बंद थी और उसके सामने एक लड़की का चेहरा था। वह अपने विलन की धुन के साथ गाने लगता है। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल 2 लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। एक लड़का एक लड़की की ये कहानी है नई 2 लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने। तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल 2 लफ्जों में। ध्रुवंश अपने ख्यालों में खोया हुआ था। उसके आंखों के सामने एक ऐसा सीन था जिसमें ध्रुवंश टेरेस पर खड़ा था और उसके सामने एक लड़की मुस्कुराते हुए खड़ी थी। उसके हाथ ध्रुवंश के सीने पर थी। ध्रुवंश ने भी उसका एक हाथ पकड़ा था। तुमसे दिल जो लगाया दो जहां मैंने पाया कभी सोचा न था ये मीलों दूर होगा साया। क्यों खुदा तूने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया जब हकीकत में उसे तोड़ना था। एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने। तेरी मेरी तेरी मेरी बातों का हर लम्हा सबसे अनजाना 2 लफ्जों में। हर एहसास में तू है हर एक याद में तेरा अफसाना 2 लफ्जों में। ध्रुवंश भी उस लड़की को देखकर बहुत सुकून भरा मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक वह लड़की ध्रुवंश को टेरेस से धक्का देती है। ध्रुवंश ने उसके हाथ को इतना टाइट नहीं पकड़ा था जिस वजह से उसका हाथ फिसल जाता है और वह टेरेस से सीधे नीचे गिर जाता है। सारा दिन बीत जाए सारी रात जगाए बस ख्याल तुम्हारा लम्हा लम्हा तड़पाए ये तड़प कह रही है मिट जाए फासले ये तेरे मेरे दरमियान जो है सारे एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने। तेरी मेरी बातों का हर लम्हा सबसे अनजाना 2 लफ्जों में। हर एहसास में तू है हर एक याद में तेरा अफसाना 2 लफ्जों में। तेरी मेरी तेरी गाते गाते ध्रुवंश रुक जाता है पर उसके हाथ बहुत तेजी से विलन पर चल रहे थे। अब ध्रुवंश की गुस्से से नसें दिखने लगती हैं और उसके इस तरह से तेजी से विलन बजाने से उसके हाथ से खून बहने लगता है। काफी देर बाद वह विलन बजाना बंद कर देता है और एकदम सर्द आवाज में कहता है बहुत शांति से जी लिया तुमने स्वीट हार्ट अब तुम्हारी जिंदगी में तूफान आएगा ध्रुवंश की नफरत का तूफान। इतना बोलते ही ध्रुवंश अपने हाथों को देखता है जो खून के लाल रंग से रंग चुके थे। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की बेड पर लेटी सो रही थी। उसका चेहरा पूरा पसीना से भरा हुआ था। उसको देखकर साफ पता चल रहा था कि वह कोई बुरा सपना देख रही है। पसीने की बूंदें अब चेहरे से नीचे गिरने लगती हैं। तभी वह झट से उठ जाती है और लंबी लंबी सांसें लेते हुए हाँफने लगती है। वह अपने साइड में रखी गिलास को गोवा रूद्र कार में बैठा हुआ बाहर देखते हुए कॉल पर किसी से बात कर रहा है। कार चलती जा रही है। रुद्र की नजर अचानक ही सामने पड़ती है। वह बिना वक्त गवाए तेज आवाज में बोलता है स्टॉप। उसके स्टॉप बोलते ही कार झटके से रुक जाती है। रुद्र खिड़की से बाहर देखता है सामने आव्या एक बगीचे में आम के पेड़ से कूदते हुए आम तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसके पास 3 बच्चे थे। आव्या कूदती तो है पर उसका हाथ बस आम को हल्का ही छू पाते। पर कहाँ आव्या हार मानने वालों में से थी। आव्या दोबारा कोशिश करते हुए कूदती है। उससे आम पकड़ में आ जाता है और वह आम को तोड़ लेती है। उसके साथ 2 लटके आम भी डाल के साथ आव्या के हाथ में आ जाते हैं। ये देखकर उसके पास खड़े बच्चे ताली बजाते हुए हंसने लगते हैं। आव्या तीनों बच्चों को एक एक करके आम देकर उसके गाल को छूकर हंसते हुए बात करने लगती हैं। तीनों बच्चे आम को लेकर खुश होकर आव्या के गाल पर किस करते हैं। जैसे ही वह सब आव्या को किस करते हैं रुद्र की मुट्ठी कस जाती है। वह बुरी तरह से घूरते हुए बच्चों को देखने लगता है। वहीं उधर आव्या इन सब से बेखबर तीनों के गाल पर किस करती है। तीनों बच्चे अब वहां से चले जाते हैं। जाते हुए तीनों बच्चे आव्या को बाय बोलते हैं। आव्या भी मुस्कुराते हुए उन्हें बाय बोलती हैं। उनके जाते ही आव्या एक नजर पेड़ में लगे आम को देखती है फिर वहां से अपनी कार की ओर बढ़ जाती है। आव्या कार स्टार्ट करके चली जाती है। वहीं रुद्र सिर टेढ़ा करके आम के पेड़ को देखता है फिर आगे बैठे बॉडीगार्ड को देखता हुआ कुछ इशारा करता है। वो बॉडीगार्ड इशारा समझकर किसी को कॉल करता है। इधर आव्या कार को पार्किंग में पार्क करके हॉस्पिटल के अंदर जाती है। आव्या अपने केबिन की ओर बढ़ ही रही थी तभी रिसेप्शनिस्ट आव्या को रोकते हुए कहती है डॉक्टर आपको जयेंद्र सर ने अपने केबिन में बुलाया है। जयेंद्र खुराना इस हॉस्पिटल के ऑनर थे जो हाल ही में उसके पिता ने उसे बनाया था। आव्या हाँ में सिर हिलाए रिसेप्शनिस्ट से पूछकर जयेंद्र के केबिन की ओर बढ़ जाती है। आव्या एक कमरे के पास पहुंचकर नॉक करती है तो अंदर से कमिंग
आवाज आती है। आव्या दरवाजा खोलकर अंदर जाकर देखती है तो एक आदमी जो करीब 30 साल का था वह आव्या को पीट करके खड़ा था। आव्या अपनी जगह रुककर बोलती है, आपने बुलाया सर? यस डॉक्टर, आव्या बोलते ही वह पलटता है। आव्या उसे देखती है फिर उससे नजरें हटा लेती है। वहीं जयेंद्र आव्या को नीचे से ऊपर तक देखने लगता है। आव्या ने नॉर्मली येलो कलर की कुर्ती पहनी थी जिसमें येलो कलर के डिजाइन धागे से बन हुए थे। आव्या ने व्हाइट जीन्स पहनी थी और उसके साथ डॉक्टर कोट। जयेंद्र आगे बढ़ते हुए अपनी चेयर पर बैठता है और हाथ आगे करके बोलता है, हैव अ सीट। आव्या आगे बढ़कर चेयर पर बैठ जाती है। जयेंद्र बहुत गौर से आव्या को देखते हुए उसे हॉस्पिटल के हर एक चीजों को बताने लगता है। वह बोलते हुए आव्या के पास आकर डेस्क पर बैठता है। पेन उठाने की कोशिश करते हुए उसका हाथ आव्या के हाथ से टच हो जाता है। आव्या को बहुत अजीब लगता है। आव्या अपने हाथ पीछे कर लेती है, उसके साथ ही जयेंद्र से थोड़ा दूर हो जाती है। जयेंद्र इस चीज को नोटिस करके खड़ा होकर कहता है, ओके डॉक्टर आव्या, अब आप जा सकती हैं। आव्या बिना पल गवाए वहां से निकल जाती है। वहीं उसे जाता हुआ जयेंद्र देखने लगता है। आव्या अपने केबिन में जाती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। केबिन के चारों ओर बहुत सारे बोरों में आम भरा हुआ था। आव्या अंदर जाकर आम को देखती है तो और ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि ये वही आम थे जो आव्या उन बच्चों को तोड़कर दी थी। आव्या केबिन के बाहर झांकते हुए एक वार्ड बॉय से पूछती है, ये सारे आम? आव्या के इतना सवाल करते ही वार्ड बॉय जवाब देता है, सब आपके लिए है डॉक्टर, एक पेशेंट ने आपके लिए ये सब भेजा है। आव्या सोचते हुए कहती है, इतने सारे? बोलते हुए आव्या वार्ड बॉय को देखती है तो वार्ड बॉय हाँ में सिर हिला देता है। आव्या भी सिर हिलाकर केबिन में आती है और एक बोरे से आम को पकड़कर देखते हुए कहती है, मुझे आम तो खाने का मन कर रहा था लेकिन मैं इतने सारे आम का क्या करूंगी। बोलते हुए आव्या सोच में पड़ जाती है। बहुत देर तक सोचने के बाद आव्या कुछ सोचकर किसी को कॉल करती है फिर पेशेंट को चेक करने लगती है। पटना। अव्यान इस वक्त ऑफिस में केबिन में बैठा है और अपने काम में पूरी तरह से बिजी है। ध्रुवंश सीधे अंदर आकर चेयर पर बैठकर अपने पैर को डेस्क पर रखता है। अव्यान भौहें चढ़ाए उसके पैर को देखता है। ध्रुवंश अव्यान की नजर अपने पैर पर देखता है पर वह बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। ध्रुवंश सिगरेट निकाल कर पीने लगता है और थोड़े टेंस में बोलता है, ब्रो मुझसे नहीं होगा कोई शादी वादी, आर यू नो ना, मैं उसके बिना किसी को अपनी लाइफ आने नहीं दूंगा। अव्यान ये सुनते ही डार्क फेस लिए सर्द नजरों से ध्रुवंश को देखता है। ध्रुवंश अव्यान की सर्द नजरों को देखकर कहता है, आई नो कि आपको उससे नफरत है क्योंकि उसने मुझे मारने की कोशिश की, बट ब्रो आई लव हर। उसने भले मुझे धोखा दिया हो लेकिन मैं उससे अपनी दिलो जान से प्यार करता हूँ और उसने जो मेरे साथ किया मैं उसकी सजा उसे जरूर दूंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अव्यान ध्रुवंश से नजरें हटाए फिर एक बार अपने लैपटॉप पर खो जाता है। ध्रुवंश अपने पैरों को डेस्क से नीचे उतारता है और बोलता है, मैंने डिसाइड कर लिया है ब्रो, मैं किंग नहीं बनूंगा। किसी और से शादी मुझसे नहीं होगा, भले ये डैड का सपना हो पर मैं नहीं करूंगा। अव्यान बिना कुछ रिएक्ट किए अपने लैपटॉप पर हाथ चलाए जा रहा था। ध्रुवंश एक नजर अव्यान को देखता है फिर केबिन से निकल जाता है। ध्रुवंश के जाते ही अव्यान दरवाजे की ओर देखता है फिर अपनी आंखें बंद करके चेयर से टेक कर बैठ जाता है। आंखें बंद करते ही अव्यान के सामने ध्रुवंश का खून से लथपथ चेहरा दिखता है। चेहरा दिखते ही अव्यान उस दर्द के पल में खोसा जाता है। ध्रुवंश टेरेस से गिरकर सीधे कार के